नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक बढ़िया दिन, जबकि लगातार पूरा हफ्ता भारतीय बाजारों ने हरे निशान में ही रहा, एक अच्छी तेजी के साथ ही रहा। इस पूरे हफ्ते के दौरान ही अगर निफ्टी की बात करें तो 850-900 अंकों की तेजी तो वहीं पर ही आ चुकी है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी एक अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज कर रहा है। ट्रिगर्स भी हैं, कई सारे आउटकम भी हैं, लेकिन शॉर्ट कवरिंग भी है, इसको कह सकते हैं। इसके दम पर मार्केट्स में एक बढ़िया पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। और अगर इंडिविजुअली आज के बाजार की बात किया तो आज मार्केट्स में जो बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, इसमें प्रोमिनेंटली सेंसेक्स करीब 700 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, निफ्टी 204 अंक ऊपर कामकाज करते हुए। निफ्टी बैंक जो कि 450 अंक ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स में 1.5% का उछाल है और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 2036 शेयर तेजी में है और 400-450 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। यानी कि आप ये कह लीजिए कि हर एक शेयर की बिकवाली के सामने करीब 7 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज अच्छी खरीदारी है एनर्जी स्पेस में, 1.5% पौने 2% के आसपास का उछाल यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसमें भी अगर लीड करने वाले सेक्टर की बात की जाए तो इसमें एनएचपीसी, एसजेवीएन, एनएलसी, गेल, ये 4 ऐसे नाम है जो कि अच्छी तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। फिर बारी आती है ऑटो की, जो कि करीब पौने 2% ऊपर है, मीडिया जो करीब 1.5% ऊपर है, और मेटल जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन इकलौता सेक्टर जो कि आज प्रेशर में है वो मीडिया है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर। कल के सत्र में एक अच्छा दिन ये भी हुआ था कि एफआईएस ने खरीदारी की थी, करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास एक खरीदारी कल एफआईएस की होते हुए दिखाई पड़ी थी। लेट्स सी ये आज किस तरफ से जाते हुए दिखाई पड़ती है। आज हम बातचीत करेंगे रचित जी से, हमारे साथ मौजूद होंगे रचित जी, रचित खंडेलवाल जयपुर से। कुछ देर में उनसे भी हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर, आपके शेयरों को लेकर भी और साथ साथ इंडिविजुअल बाजार पर भी। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले जरा एक बारी निफ्टी के टॉप गेनर, टॉप लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर निफ्टी में आज कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग कहीं से आते हुए दिखाई पड़ रही है तो सबसे पहला और प्रोमिनेंट नाम है बजाज फाइनेंस का। ज़बरदस्त तेजी में ये स्टॉक कामकाज कर रहा है, अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इसके बाद बारी आती है एलएनटी की, ये भी करीब 2%, 1.5 से 2% के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। एनटीपीसी और एसबीआई लाइफ, ये 2 और ऐसे नाम हैं जहां पर एक अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। तो ये 4 नाम जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहे हैं। प्रेशर आज फिर इंडसइंड बैंक के ऊपर है, जहां पे दबाव देखने को मिल रहा है। ट्रेंट में दबाव है। इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व, ये 2 और ऐसे नाम हैं जहां पर आज के सत्र में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेजरली आज एनबीएफसीज में जोरदार तेजी है, लेकिन आज थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाइड प्रेशर देखने को मिल रहा है सिलेक्टिव आईटी के अंदर। टीसीएस में खबर है तो उसके दम पर वहां पर तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में टाटा टेक, एक लंबे अंतराल के प्रेशर के बाद यहां पर तेजी है। ये कह लीजिए कि टाटा समूह ने जो टेस्ला के साथ करार किया है, उस ट्रिगर के दम पे शायद टाटा टेक में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एम्फेसिस दूसरा नाम है जहां पर तेजी का सत्र आज बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैनकाइंड और एनएलसी इंडिया, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है मिड कैप साइड पर। आज प्रेशर अगर मिड कैप में कहीं है तो वो है वोल्टास में, जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान जिंक एक और ऐसा नाम जहां पर आज थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगर कहीं और प्रेशर देखने को मिल रहा है तो उसमें आती है भारत फोर्ज, कल का जो एफ&ओ का टॉप गेनर था, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इन दोनों में भी आज के सत्र में दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां खरीदारी, उसमें तेजस नेटवर्क, एक जबरदस्त तेजी में स्टॉक कामकाज कर रहा है। 15-17% के आसपास का एक उछाल आज स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रेडिंगटन और जुपिटर वैगन लंबे अंतराल से प्रेशर के बाद आज एक अच्छे कमबैक में आया है। रेडिंगटन और मन्नापुरम, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर प्रेशर कहीं है तो वो है एम्बर एंटरप्राइजेस, नेशनल एल्यूमिनियम, इंडिया मार्ट और गार्डन रीच। लगातार तेजी के बाद 40% अगेंस्ट ने इस हफ्ते में दिया गार्डन रीच ने, और अब प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड लाइकवाइज इंडिया मार्ट और नाल्को 2 और ऐसे नाम है जहाँ पर प्रेशर आज के सत्र में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी मौजूद हैं, जिनसे अब हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ साथ बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी। रचित सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि आज के इस पूरे हफ्ते ही मार्केट ने एक बढ़िया तेजी दिखाई है। सो ये जो कमबैक है, जो तेजी है, ये कमबैक मान के चले या एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड है, वापस हम वही दिन देखेंगे दोबारा, क्या लग रहा है मार्केट? सर सबसे पहले नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सुमित सर, रिकलेक्ट करते हैं आज से करीबन 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने बॉम्बे से शो किया था जब मार्केट बहुत ज्यादा मंदी में था, और हमने 22,000 का एक लेवल तब भी डिस्कस किया था।
और उसके बाद भी हमने पिछले वीक में भी यही देखा था कि कहीं ना कहीं 22,000 पे मार्केट बॉटम बना देगा। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं नहीं समझता कि मैं ये चीज मान सकता हूं कि मैं उस टाइम पे ये सोच सकता था कि 22,000 के बॉटम बनाने के बाद ये जो रिवर्सल आएगा या ये रिकवरी आएगी ये इतनी स्पीडली आएगी। एंड वेरी फ्रैंकली अब ये रिकवरी जिस तरीके से हो रही है और ये जिस तरीके से चले ही जा रहा है, एक खुशी तो जरूर है, बट कहीं ना कहीं डर भी है कि ये इतनी फास्ट कवरिंग जो आ रही है, ये डायरेक्शनल चेंज नहीं दिखा रही है। क्योंकि हमने देखा है मार्केट जब अपसाइड का मूव करता है तो अगर उसमें स्ट्रेंथ होना होगा तो वो फेस बाय फेस कंसोलिडेशन करके करता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत हद तक मिसिंग दिख रहा है। अब इसमें देखिए जिस तरीके से रैली चल रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकल्स अब जो सजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आज के ये 200 पॉइंट के और मूवमेंट के बाद कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 23,800 भी देखने को मिल जाए। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, इज देयर ट्रेमेंडस चेंज दैट वी हैव सीन इन द सिस्टम? नो। कोई ऐसी न्यूज है जो हमें नहीं पता थी पहले? क्योंकि आज भी हम जिन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो फैक्टर्स हमें कहीं ना कहीं पहले से पता थे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो अब थोड़ा सा ईजिंग आउट मिल रहा है, आरबीआई लिक्विडिटी पंपिंग किए जा रहा है, और जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन होता हुआ दिख रहा है। सो देयर इज नथिंग न्यू ट्रिगर जिस पे मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो एट द वेरी फेस ऑफ इट, हाँ अब ये रैली आ गई है और 23,800 तक भी जा सकती है जिस तरीके से रोज चल रहा है। यहाँ पे देयर इज नो स्टॉपिंग, देयर इज नो लुकिंग बैक। बट ये इतनी कंफर्टिंग रैली है? नहीं, ये बिल्कुल भी कंफर्टिंग नहीं है। बैंक निफ्टी भी आपका 51,000 तक जा सकता है। तो अब इस डिस्कंफर्ट में क्या करना चाहिए? इस डिस्कंफर्ट में एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, जो लोअर लेवल्स पे आपने एवरेज किया है उसमें धीरे धीरे करके हायर लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुक करते रहें और आगे बढ़ते रहें। क्योंकि ये जिस तरीके से अपसाइड आया है, क्या डाउनसाइड नहीं आ सकता? बिल्कुल भी ऐसा सोचना गलत होगा। जी। कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, कोई भी एक सेंस ऑफ टेक्निकल रिवर्सल हो सकता है जिससे मार्केट वापस नीचे जाए और कहीं ना कहीं वही हमारे जो पुराने लेवल है 22,800 उसके आसपास सपोर्ट हो। तो निफ्टी बैंक क्या ये सपोर्टिव रहेगा? ये एनबीएफसी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन निफ्टी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा, सो इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सर देखिए, इसके पीछे का एक सिंपल लॉजिक ये भी है ना कि आज के टाइम में जो रेट्स कट हुए या बैंक्स के जिस तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं, बैंक्स को जितना बेनिफिट मिल रहा है उससे ज्यादा एनबीएफसी को मिल रहा है। और एनबीएफसी में आप देखें इंटरनल डेवलपमेंट डील्स भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बूस्ट मिल रहा है। Bank Nifty has not performed in the manner the Nifty has performed. Similarly, 51,000 टच करने के बाद अगर रिवर्सल आता है तो बैंक निफ्टी में कार्नेज आपको कम देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन विद निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत वैल्यू हंटिंग है, जो थोड़े से करेक्शन में भी आगे हमको बाइंग करने का एक मौका देती है। निफ्टी में थोड़ा सा वो जो रेंज है वो थोड़ा दूर है। चले, तो आपको राय दी गई है इंडेक्स के लिहाज से कि निफ्टी बैंक में किस तरह की रणनीति है। ये रचित सर, आज जगह चेंज लग रही है, जयपुर में नहीं हो क्या आज? सर एक्चुअली क्या है कि एक महान संत मिले थे हमें, जिन्होंने हमें बोला था कि बैकड्रॉप में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना चाहिए। अब आप देखिए, मैंने मार्केट की हरियाली के चलते आज अपने बैकड्रॉप में ये पेड़ पौधे भी इनकी हरियाली के साथ बैठा हुआ हूँ, जस्ट टू ट्राई इन सिंक विद मार्केट की हरियाली। क्योंकि रचित सर, हमेशा इनोवेशन इज की, हमेशा लाइफ में चेंज होता रहना चाहिए। कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन डूइंग बेटर ऑलवेज। आपका आज आपके कल से हमेशा अच्छा होना चाहिए, इसी पे फोकस करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं दर्शकों के सवालों पर। अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। आपकी स्क्रीन पर आएगा 9311211874, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com, ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही साथ आप अगले 1 से 1.5 घंटे तक फेसबुक और यूट्यूब पे भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे रचित सर से किसी भी शेयर को लेकर सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है HPCL को लेकर। निहारिका कौशिक जी का सवाल है। इनकी 413 रुपये के दाम पर खरीदारी है। रचित सर, करना क्या चाहिए HPCL के शेयर में? के शेयर में बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए,
और आप देखें कि जिस तरीके से अभी तो ईरान की डील के बाद ईरान की जो प्रॉब्लम हुई यूएस के साथ, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होने को मिल रही है। क्रूड थोड़ा सा आपका ऊपर आ रहा है, मगर इनको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। क्रूड यहाँ से कूल ऑफ ही करेगा। इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर है, तो मैं इनको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर ये चाहें तो अराउंड 330 लेवल्स पे इनको मिले तो वहां पे एवरेज जरूर कर सकते हैं। और वहां से एवरेज करने के बाद आप देखें, बहुत इजीली क्रूज करते हुए ये 400 रुपए तक का लेवल मिल सकता है। 330 पे खरीदें और उस एवरेज को 400 पे बेचें। ऐसे करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, और आप देखें जिस तरीके से ये 410 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है 1 से 2 दिन, तो फिर आपको 470 480 रुपए का भाव भी दिखा सकता है। 470 480 तक के भाव आ सकते हैं, लेकिन हाँ, कहीं फॉल मिले, कहीं लोज मिले तो आप इसका फ़ायदा उठा के ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है एनटीपीसी ग्रीन में अपरिचित राज साहब का। इसमें एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, 3 महीने का नज़रिया है। इसके चार्ट भी ज़्यादा शायद पुराने नहीं होंगे, 3 महीने से ज़्यादा ही नहीं होंगे इसके चार्ट तो। क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए, 3 महीने का टाइम तो मैं बोलूंगा बहुत कम है, स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के लिए भी और जो आप स्टॉक चूज कर रहे हैं उसके लिए भी। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं आप देखें, इसको 110 रुपए के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। 101 पे ऑलरेडी चल रहा है। कोई ऐसा ट्रमेंडस मूवमेंट आता है जिसके बाद ये 110 के ऊपर अगर मेंटेन करता है, तो जरूर आपको ये कहीं ना कहीं 128 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगेन, ये ट्रेड लेने से पहले आप ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि टाइम जो है आपका बहुत कम है। 3 महीने के हिसाब से ये ट्रेड लेना एडवाइजेबल नहीं होगा। तो 3 महीने के लिए ये काम एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए बेटर यही है कि आप इसको अवॉइड करिए। वैसे भी 3 महीने सही नज़रिया नहीं है स्टॉक में, अगर आपको किसी भी स्टॉक में एंटर करना है तो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक इंजीनियर्स इंडिया का शेयर है सोनी जी के पास, करीब करीब 150 शेयर हैं, 243 रुपये के दाम पे उन्होंने एवरेज किया हुआ है। क्या इसको एवरेज करना चाहिए? 1 साल का नज़रिया है, क्या करें इसमें वो? इंजीनियर्स इंडिया, सर इनकी बाइंग जी, प्राइस क्या है? इन्होंने खरीदारी का दाम लिखा है 243 रुपये। ठीक है। अगर इन्होंने ले रखा है तो मैं एक चीज और सजेस्ट करूंगा, अगर ये चाहें तो 160 रुपए के आसपास ये काउंटर इनको मिलता है, उसको उस लेवल पे एवरेज करें। और ये जो एवरेज करेंगे, इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस भी लेके चलें 144 का। 144 जो ये 160 में खरीदेंगे, उसका 144 स्टॉप लॉस लेके रखें। और 170 के ऊपर जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है, एक इनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एट अराउंड 183 लेवल्स। तो ये 160 में लेके 183 में बेचें, और ऐसे करके 2-3 ट्रेड करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आए, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस अब थोड़ी सी दूर है। तो इस ट्रेड को करके थोड़ी सी कोशिश करें, और फिर स्टॉक वैसे अच्छा है, जैसे ही मार्केट और सुधरेगा इसमें भी इनको एग्जिट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। रवि कुमार जी का एक सवाल है, ये जुबिलेंट फूड्स के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन्होंने फ्यूचर सेल कर रखा है, इसका शॉर्ट किया हुआ है बेसिकली, अब क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, फ्यूचर अगर सेल कर रखा है, अभी आपने देखा हो जुबलेंट के लिए ये न्यूज भी आई थी कि टर्की की जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, कहीं ना कहीं की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को लेके। और टर्की में इनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, जिसके चलते इनके जो रेवेन्यू बुक है उस पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर इन्होंने शॉर्ट सेल मतलब शॉर्ट कर रखा है, मैं एक ही चीज इनको सजेस्ट करूंगा कि एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें 648 के ऊपर। अगर ये डिसाइसिवली 2 दिन बंद हो जाता है तो एक बार अपनी शॉर्ट पोजीशन काटें। और जहां तक टारगेट्स की बात हो रही है, अगर ये नीचे आता है तो 580 तक के टारगेट इनको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश जी मौजूद हैं, सवाल पूछने के लिए हैदराबाद से। हरीश जी नमस्कार। सर सुमित सर, ढेर सारा साधुवाद सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। आप जो रिटेलर्स की आप जिस तरह से हेल्प कर रहे हो, आपको रचित जी है, मानव जायसवाल सर है, आस्था जी है, आप सभी का ढेरों बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। देखिए, हर चीज़ आप लोगों से ही है, अगर आप नहीं तो हम क्या। तो इसीलिए कोशिश करते रहते हैं बेटर करने की, बेहतर करने की, और अच्छा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, तभी तो सिखाने रिटेलर में अभी भी जान बाकी है ना सर। नहीं सर, हमेशा ही रहेगी। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आप बेहतर होते रहेंगे। दिन पर दिन हम भी सीख रहे हैं, सालों से सीख रहे हैं, आप भी सालों में सीखोगे, आगे सिखाओगे और बेटर होती जाएंगी चीज़ें। सो ये तो प्रोसेस है,
उसी का अगर हिस्सा हम आपको भी। याद होगा तो हम हैदराबाद में आपके सेमिनार में मिले थे सर। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी वहाँ पर भी आने के लिए और आज भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। पूछिए अपना सवाल हरीश जी। सर मेरे पास राडिको खैतान के 40 शेयर 50 शेयर है सर। 2181 की बाइंग है मेरी। जब उसने ब्रेकआउट दिया था तब मैं किसी कारणवश नहीं बेच पाया और अभी 3 या 4% कुछ प्रॉफिट पे हूँ मैं अभी। इन्वेस्टेड अमाउंट समवेयर अराउंड 1,05,000 है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट ले लूं और किसी और स्टॉक में चले जाऊं जहां पे अभी ब्रेकआउट आ सकता है या जो कम वैल्यूएशन पे है। तो हरीश जी आप वैसे समय क्या लेकर चल रहे हो स्टॉक में? मैं वैसे 3 महीने का ही समय लेके चल रहा हूँ सर राडिको खैतान। 3 महीने का समय लेके चल रहे हैं। रचित सर मैं चाहूँ या ना चाहूँ ये शेयर आपको छोड़ते ही नहीं है। आजकल आप ले रहे हो क्या रेडको खैतान? सर रैडिको खैतान के लिए मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि इसने अभी एक लेटली प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है और रॉयल रणथंबोर करके जिसके ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान साहब हैं एंड द प्रोडक्ट इज रिसीविंग क्वाइट अ गुड रिव्यू एंड द सेल्स आर गोइंग अप। अब हम आ जाते हैं स्टॉक के ऊपर। तो सर स्टॉक के लिए देखिए इनके साथ एक छोटा सा इशू बस ये दिख रहा है कि इनका टाइमलाइन थोड़ा सा कम है। अगर ये टाइम होराइजन अपना बढ़ा पाए तो मैं इनको एक चीज बोलूंगा कि यहां से स्टॉक अब जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है कुछ बहुत हर्डल्स इसने क्रॉस किए हैं और अब 2410 ये लेवल ब्रीच करता है तो बहुत कंफर्टेबली इनको 2600 तक के लेवल दिखा सकता है। बट इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस इनको रखना होगा। फंडामेंटली द कंपनी इज गुड एंड द प्रोडक्ट लाइनअप एंड द मोर लाइनअप्स दैट दे आर कमिंग अप विथ कैन रियली ट्रिगर द प्राइस गो अप। तो मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा टाइमलाइन थोड़ा इंक्रीज करें। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं तो बने रहेंगे तो रिटर्न मिलेगा। आप तो ऐसे एक्सप्लेन करो रचित सर जैसे प्रोडक्ट बिल्कुल ही टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है लैब के अंदर कि हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। खैर हरीश जी लेकिन जोक्स अपार्ट ये कंपनी सच में अच्छी है। अगर आप इसके कुछ प्रोडक्ट में देख लेंगे तो ये मार्केट लीडर भी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के सामने 101 अगर कोई कंपनी हेड नॉक दे पा रही है तो इकलौती यही कंपनी है। सो इट्स अ गुड कंपनी। अदरवाइज आप बने रह सकते हो, बस समय अवधि आपको थोड़ा सा बढ़ा के रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी आज फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए हर हैदराबाद की तरह। अब बातचीत करने के लिए इनफैक्ट एक और सवाल आया है ऐसे मोटिवेशन के हैंडल से, वो हिंडाल्को में नई बाय करने की सोच रहे हैं। रचित सर हिंडाल्को है क्या वर्थ इट बाय करने के लिए? देखिए हिंडाल्को अभी हम एक बार देख लेते हैं। बहुत न्यूज में भी बना हुआ है लेटली आपने नोटिस किया हो। अब इसमें एक चीज है सर, टेक्निकल लेवल्स पे तो कहीं ना कहीं ट्रेंड बहुत बुलिश दिखा रहा है। अगर हम वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखें सेक्टर पी 33 का है, ये 11.31 पे ही है। अब ये जिस तरीके से नीचे आया उसके लिए आप देख लें कि एफआईएस ने अपनी थोड़ी सी शेयर होल्डिंग जो है वो बेची है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल्स पे इनके प्रॉफिट्स थोड़े से कम हुए थे। बट द कंपनी द पेडिग्री अच्छी है और मैं समझता हूं कि आप अगर इसमें बाइंग करना चाह रहे हैं तो क्योंकि इतना बढ़ा है इन दिनों में ही, यहां से थोड़ा सा करेक्ट कर ले, अराउंड 670 लेवल्स आपको देखने को मिले तो आप वहां पे उस लेवल पे जाके एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग अपनी कर सकते हैं। 50% तो 670 पे ले एंड और 50% आप ले लें 630 के लेवल्स पे और फिर अपनी पोजीशन बरकरार रखें। इसका एक और चीज देखने वाली है सर कि कहीं ना कहीं अगर ये 710 के ऊपर 2 दिन क्लोजिंग दे देता है तो एक आपको जरूर ऊपर का लेवल दिखा सकता है 760 का। बट उसके लिए करंट लेवल्स पे एडवाइजेबल नहीं होगा। तो ये 2 लेवल्स का आप इंतजार करें और वो अच्छे एंट्री लेवल होंगे, वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। ओके एनएमडीसी बाय करने की इच्छा रखी है रेनू सिंघल जी ने। उन्होंने 68 रुपये के दाम पे खरीद भी रखा है, और खरीदना चाहिए या स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए इसमें? देखिए एनएमडीसी इन्होंने खरीद रखा है। एनएमडीसी में सर एक चीज देखिए, 68 रुपए का एक लेवल है जो इसने अभी ब्रीच भी करने की कोशिश करी थी बट उसी लेवल के आसपास ये वापस मेंटेन कर रहा है एंड क्योंकि इतने पास ले रखा है आई वुड नॉट एडवाइज हर टू बाय एट दीज लेवल्स। अब हम अगर स्टॉप लॉस की बात कर लें तो इसमें स्टॉप लॉस एक आप लगा के चलें 60 रुपए का, बट ये ट्रिगर वाला नहीं, ये क्लोजिंग वाला स्टॉप लॉस हो कि 2 दिन 3 दिन इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो आप वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी वहां पे देखें। अब हम बात कर लें इनके टारगेट्स की
तो अगर ये मध्यम अवधि के लिए होल्ड करके रखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली इनको 80-82 रुपए देखने को मिल सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये 96 के ऊपर भी इनको ट्रेड करता हुआ कुछ टाइम बाद देखने को मिल सकता है। जी, एक सवाल साईं प्रवीण साहब का आया है, हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं। इनके पास सीआई ऑटोमोटिव के शेयर हैं 496 रुपए के दाम पर। ये एवरेज करें या एग्जिट करें? इसमें रिसेंटली महिंद्रा एग्जिट हुआ था और सीआई ने अपना स्टेक बढ़ाया था। सो अब क्या करना चाहिए इसमें, रचित सर? सर पहले इसमें महिंद्रा का स्टेक बहुत अच्छे से था और अब महिंद्रा ने अपना स्टेक थोड़ा सा कम किया है, बट आई रियली डोंट थिंक दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। अभी 403 रुपए का भाव चल रहा है और अगर हम देखें वैल्यूएशन कंफर्ट भी कहीं ना कहीं हमको दे रहा है। 36 का सेक्टर का पीई है, इसका 18 का है। टेक्निकल टर्म्स पे बहुत ज्यादा कोई ट्रेंड ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं दिखा रहा है, एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन का बता रहा है और लो डेट कंपनी है। महिंद्रा ने एग्जिट किया है बट एफआईआईज ने एंट्री करी है। इनको एक ही चीज सजेस्ट करेंगे कि अगर इन्होंने ले रखा है अपनी पोजीशन बरकरार रखें और क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस, अगेन इनके लिए भी वही चीज बोलूंगा, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस अपना 375 का बना के रखें। अगर जैसे ही मार्केट थोड़ा सा सपोर्टिव होता है और ये अप ट्रेंड में आता है तो सबसे पहले तो आपको 460 रुपए का भाव दिखा सकता है और उसके बाद कंफर्टेबली आपको 525 रुपए तक का भी भाव ये काउंटर दिखा सकता है। तो सीआई ऑटोमोटिव को लेकर आपने राय सुनी। एक और दर्शक हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है, हमारे साथ हेमंत दुग्गड़ साहब मौजूद हैं गाजियाबाद से। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हेमंत जी, क्या सवाल है आप आपका? कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत बढ़िया। आप बताइए क्या हाल चाल है आपके? सर मेरे पास सफायर फूड के शेयर है। सफायर फूड के, ओके। 331 रुपए पे 500। ठीक है हेमंत जी, आपको आइडिया कि सफायर फूड करता क्या है? हाँ जी, हाँ जी, ये फूड प्रोसेसिंग में है सर। नहीं, इस कंपनी के खुद के अपने आउटलेट्स भी हैं, अगर आप देखोगे तो आइडिया है सर मेरे को। ओके, चलिए बढ़िया। तो कितना समय आप दे सकते हो हेमंत जी इसको? समय की कोई सीमा नहीं है सर। समय कोई सीमा नहीं है। रचित सर क्या करना चाहिए? सफायर फूड के शेयर हैं इनके पास, 500 शेयर हैं 331 रुपए के दाम पर। क्या ये इसके अंदर बने रहें, क्या इसके अंदर और एवरेज करें, क्या करना चाहिए इसमें? सर देखिए 331 के भाव पे इन्होंने ले रखा है और कहीं ना कहीं ये एक 340-345 रुपए के लेवल पे एक रेजिस्टेंस भी बार बार दिखा रहा है। मैं समझता हूं इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें और इन वेरी नियर टर्म जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ठीक होता है, क्योंकि सर देखिए सफायर फूड्स और जितने भी अभी ये फूड इंडस्ट्री है इसका आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रेवेन्यू फिगर्स में भी देखने को मिल सकता है। देखिए आईपीएल आ रहा है, उसके बाद समर वेकेशंस आएंगी, कहीं ना कहीं ये जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं और ये सारी कंपनीज हैं इनको इनके रेवेन्यू में आपको उसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल अपनी पोजीशन बरकरार करके रखें और अगर ये मध्यम अवधि के लिए भी रखते हैं, क्योंकि टाइमलाइन उन्होंने बोला है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं समझता हूँ 360 रुपए इनको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है और 360 रुपए अगर ब्रीच करता है तो 384 लेवल्स भी आपको कंफर्टेबली देखने को मिल जाएंगे कुछ टाइम। तो आपको राय दी गई है सफायर फूड के संदर्भ में। आपकी कमेंट्री सुनने के बाद राजेश पंत साहब पूछ रहे हैं कि सोम डिस्टिलरीज में फ्रेश एंट्री करनी चाहिए क्या? इसको भी आप, इसके प्रोडक्ट इस कंपनी को भी इतना अच्छा मानते हैं? सर माफी चाहूंगा, सोम डिस्टिलरीज के प्रोडक्ट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट रिमेम्बर कि मुझे इनके प्रोडक्ट्स का कुछ आइडिया हो। वो सुमित सर, इन दैट केस आई थिंक यू आर अ बेटर नॉलेजेबल पर्सन, यू कैन हेल्प मी विद दैट। सर ये भोपाल बेस्ड कंपनी है, हंटर के नाम से इनके प्रोडक्ट आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये कंपनी जो कंपनी कामकाज करती है ये मिलिट्री और आर्मी कैंटीन्स के अंदर इसकी सप्लाईज होती हैं और लीजेंड के नाम से इनकी फेमस जो ब्रांड है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है आर्मी एरियाज़ में। सो इस तरह के प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग है और ये बहुत समय बीच में चला भी था। पहले इसमें एक बड़ा ट्रिगर जब बना था, गेम चेंजर, वो तब बना था जब इसको लोकल लिकर शॉप के साथ ये ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी मिली थी। वो एक गेम चेंजर बना था। कंपनी को 300 सीधे 3000 आउटलेट मिल गए थे। तब स्टॉक में एक री रेटिंग हुई थी, 60 रुपये का शेयर 200-250 रुपये तक गया था। फिर वहाँ पे इश्यूज़ आए प्रमोटर को लेकर, उसके बाद शेयर नीचे आ गया। सो ये पुरानी हिस्ट्री थी। अब आप बताइए फ्यूचर क्या होगा?
सर देखिए, आप बहुत टेक्निकल, बट हाँ, इट इज एनलाइटनिंग फॉर मी एज वेल। सोम डिस्टिलरी की अब कहीं बात होगी तो मेरे पास ये नॉलेज है जो मैंने आपसे ले ली है, एंड थैंक यू फॉर दैट एज ऑलवेज। सर सेक्टर का पी अराउंड 80 का है और इसका 27 का है। टेक्निकल ट्रेंड्स भी थोड़े से बुलिश दिखा रहे हैं, और आप देखिए प्रमोटर्स भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, कंपनी डेट भी रिड्यूस कर रही है, तो फंडामेंटली भी थिंग्स आर गोइंग गुड। तो इसमें अब इन्होंने ले रखा है। इनको एक चीज एडवाइस करूंगा कि अगर कहीं ना कहीं मार्केट करेक्शन में आपको 117 के आसपास ही देखने को मिले तो वहां पे और बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं तो आप एक चीज देखें, 120 को ये ब्रीच कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है 135 पे, और उसके बाद ये 180 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखाता हुआ दिख सकता है। तो आपको राय दी गई है टेक्निकली भी, फंडामेंटली भी। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी कंपनी के प्रमोटर से रिलेटेड भी इकट्ठी कर लीजिएगा। उसके बाद आप पूरी तरह से इसमें सक्षम होंगे अपने निवेश के फैसले को लेकर। अब एक सवाल ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आया है। वो करंट लेवल पे बाय करने की इच्छा रख रहे हैं, 1 साल का उनका नजरिया है। उन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन क्या राय रखते हो आप रचित सर ब्रिगेड में? देखिए, ब्रिगेड रियल एस्टेट में है, और रियल एस्टेट में आप देखिए इस रैली में भी थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। कुछ कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सर बातें आ रही हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग को लेके भी ये कुछ कुछ चेंजेस करेंगे, और हाउसिंग सेक्टर के लिए एज अ होल कुछ और अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको वैसे हम देखें फंडामेंटली, तो सेक्टर का पी 88 पे है, जो अपने आप में एक हायर लेवल पे है, और इसका 36 है। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स भी कुछ ढंग के ही दिए हैं, और एफआईआईज भी अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। उसके चलते अब इनको एंट्री प्राइस चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा करंट लेवल्स पे करीबन 930 के आसपास एक कंफर्टेबल एंट्री जोन इनको मिल रहा है। वहां पे जरूर एक बार ये एंट्री कर सकते हैं, और एंट्री करने के बाद अगर इनका स्टॉप लॉस फिगर हम निकालना चाहें तो यहां से थोड़ा सा नीचे, मतलब थोड़ा सब्सटैंशियल नीचे, करीबन 860 रुपए का 930 पे लें, 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें। और अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो पहला इनका कंफर्टेबल टारगेट होगा करीबन 1150 रुपए का, और उसके बाद उसको ब्रीच करता है तो ये 1300 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। तो 1300 के आसपास जा सकता है, बस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अब शिवम तिवारी जी से बातचीत कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी नमस्कार। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? गुड आफ्टरनून तिवारी जी, गुड आफ्टरनून। क्या सवाल है आपका? जी सर, मेरे पास 100 शेयर्स हैं चेन्नई पेट्रोलियम के 587 के रेट पे। ओके। तो 1 ईयर का व्यू जानना था हमें। ओके, तो तिवारी साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें वैसे? सर, हमने जो शेयर लिया था वो डिविडेंड यील्ड देख के लिया था, और ये देखा था कि ड्रॉप जो है पीक से बहुत ज्यादा हुआ था शेयर का, तो तब हमने लिया था। इनिशियली हमको जो है करीबन 15% का जब लॉस होने लगा तब हमने एवरेजिंग भी कर ली थी। तो इस टाइम पे मेरे पास ये करंट शेयर है, मतलब 100 शेयर 587 के रेट पे। तो तिवारी जी, क्योंकि आपने डिविडेंड यील्ड को देख के लिया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि चेन्नई पेट्रो का डिविडेंड यील्ड इस समय शायद सबसे ज़्यादा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9-9.5% के आसपास का यील्ड है। तो आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो ऑलरेडी 13-14 रुपये का हो ही गया, और 17-18 रुपये का, और प्लस आपको 10% का यील्ड भी मिल ही जाना चाहिए साल के हिसाब से। सो अभी तो आप कंफर्टेबल सिचुएशन में दिख रहे हो। बाकी रचित सर बताएं करना क्या चाहिए इसमें। रचित सर, क्या किया जाए? चेन्नई पेट्रो 100 शेयर हैं 587 रुपये के दाम पर, अच्छा यील्ड है इसका, एटलीस्ट इसका, आईओसी का, बीपीसीएल का, कोल इंडिया का, इनके यील्ड बेटर हैं अभी के दाम पर। अभी क्या करें इसमें? चेन्नई पेट्रो का नाम सुनते ही सबसे पहले तो ये डिविडेंड वाली बात ना मेरे दिमाग में रिवाइज हो गई, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही आपने एक रील डाली थी जिसमें आपने हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज डाली थी, और उसमें टॉप 10 में चेन्नई पेट्रो वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप पोजीशन, और सेकंड और थर्ड पोजीशन। तो मुझे वो चीज याद आ गई कि हाँ, इस कंपनी का आज के टाइम मार्केट में डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, और जो कि बिल्कुल सही बात है। उस कारण से ही आप देखें कि कहीं ना कहीं ये अभी थोड़ा सा जो सेक्टर का पीई है उससे हायर चल रहा है, बट क्योंकि डिविडेंड यील्ड अच्छी है, और बाकी अगर आप देखें तो इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स जो हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, डेट भी बहुत नीचे लेकर आ गई है कंपनी, और प्रमोटर प्लेज भी 0 है। अब इन्होंने क्वालिटी की कंपनी ले रखी है, बिल्कुल इस पे स्टिक अराउंड करें।
अगर हम लेवल्स की बात करें सर, तो इसमें देखने वाली बात यह है कि 660 रुपए के ऊपर ये जैसे ही एक दो दिन भी क्लोज होता है, ये डायरेक्ट एक रैली आपको दे सकता है करीबन 850 रुपए तक की। अपनी पोजीशन होल्ड करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी उस लेवल पे आने की कोशिश कर रहा है। मार्केट सपोर्ट किया तो जरूर 660 को ब्रीच करके ये 850 के लेवल इनको दिखा सकता है। तो 608 ब्रीच हुआ, 850 तक आ सकता है। बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। वैसे भी अगर इसमें सर खोने के लिए बहुत कुछ होता नहीं, अगर कुछ गिर भी गया तो 10% तो साल का रिटर्न वैसे ही दे देगा यील्ड के थ्रू। अगर नहीं गिरा तो कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिल ही रहा है। सो ये दोनों तरह से ही विन विन सिचुएशन होती है। आराम से बने रहिए, अच्छी कंपनी आपके पास। टाटा स्टील, रिंटू सरकार साहब के पास है 136 रुपये के दाम पर 500 शेयर। क्या किया जाए इसके अंदर लॉन्ग टर्म में, वो पूछ रहे हैं रचित सर, आप बताइए। सर बिल्कुल, टाटा स्टील में तो अच्छी पेडिग्री, अच्छी कंपनी इन्होंने ले रखी है। बस ये जरूर है सर कि सेक्टर पी 35 पे है और इसका पी ही बहुत हाई साइड पे है, 72 है। अब इसमें और चीज हम देखें कि लेटली एफआईएस ने भी अपनी होल्डिंग जो है वो ऑफलोड करी है, और कुछ ना कुछ आप स्टील सेक्टर में पूरे में देखें तो प्रॉफिट्स के डिक्लाइन भी रहे। बट अब जिस तरीके से सिचुएशन, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी अब इस सेक्टर को थोड़ा सा फोकस में लाने की कोशिश कर रही है, और हम समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर आपको देखने को जरूर मिलेगा। अपनी पोजीशन बरकरार रखें, क्वालिटी की कंपनी है। ये मैं नहीं बोलूंगा आपको कि बहुत ज्यादा आपको अपसाइड हाथ के हाथ दे देगा। ये यहाँ से 168 रुपए का लेवल जैसे ही ब्रीच करेगा, उसके बाद 180 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अच्छी पेडिग्री, बट उस तरीके का मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ रुपी नहीं है। पेशेंटली रखेंगे तो एक स्टेबल रिटर्न देने वाली अच्छी कंपनी। तो स्टेबल रिटर्न देने वाली अच्छी कंपनी आप बने रह सकते हो। एक सवाल पूछने के लिए हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। हमारे साथ समय सिंह हैं, जयपुर से ही मौजूद हैं। जरा ध्यान से रचित जी। तो सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा केपिन टेक पे है सर, 860 रुपए के मैंने 100 शेयर लिए हुए हैं। ओके। और अभी मुझे उसे होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस वही। कितना समय आप दे सकते हो सिंह साहब इसे? सर समय की कोई पाबंदी नहीं। तो क्या करा जाए रचित जी? केफिन टेक के शेयर हैं, 100 शेयर हैं 860 रुपए के दाम पर, समय कोई पाबंदी नहीं है, क्या करें इसमें? ये सर देखिए, अभी आपने देखा होगा ये भी एक एक्सचेंज इंफ्रा स्टॉक ही है और बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है इसका आईपीओ मार्केट में। अभी आप इसमें एक चीज नोटिस करें कि करंट वैल्यूएशन में थोड़ा सा अगेन पी हाई है, इस चक्कर में थोड़ा सा एक डिस्कंफर्ट तो आ रहा है, बट टेक्निकल टर्म्स बुलिश हैं और उस पे अगर हम देखते हैं तो इनका अपसाइड अभी और इनको देखने को मिल सकता है। तो अब इनकी पोजीशन क्योंकि नीचे की लेवल की है, एक चीज इनको सजेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा कि इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चले, और वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आता है करीबन 960 के आसपास। 960 के नीचे अगर जाता है तो एक बार, क्योंकि ये प्रॉफिट में तब भी रहेंगे, अपनी पोजीशन बुक करें। और अगर अपसाइड की हम बात करें तो अब आप देखिए जिस तरीके से आज का मूवमेंट दिखा रहा है, एक दो दिन अगर ये 1110 के ऊपर मेंटेन कर लेता है बहुत कंफर्टेबली, ये 1250 रुपए का भाव, और उसके बाद वापस अपने जो ऊपर के लेवल्स हैं 1450 से 1500, वहां तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। तो आपको एक राय दी जा चुकी है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति यहाँ पर बना के चल सकते हैं, खास तौर से इस स्टॉक को लेकर भी। एक सवाल आया हुआ है हमारे पास, अमरनाथ सिंह साहब का, रेगुलर दर्शक है हमारे। इनके पास तेजस नेटवर्क के 5000 शेयर हैं 655 रुपए के दाम पे, और आज का स्टार परफॉर्मर भी है तेजस नेटवर्क। और ये इसमें से निकलकर क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर ले सकते हैं रचित सर? क्या तेजस से बेहतर है यूनाइटेड स्पिरिट्स? सर देखिए, तेजस नेटवर्क के बारे में हम देखें, इट्स अ टाटा ग्रुप कंपनी, और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें जरूर हुई थी कि इनका जो डेट था वो इंक्रीज हुआ था और रेवेन्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे की साइड आया था। उसके चलते आप देखें एफआईआईज ने भी, प्रमोटर्स ने भी अपनी कहीं ना कहीं होल्डिंग रिड्यूस करी थी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि क्या ये खत्म हो चुका है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब टेक्निकल्स पे आप देखें तो साइंस ऑफ रिवर्सल दिखा रहा है। अगर आप ये देखें 2 दिन भी, 2 से 3 दिन, ये कहीं ना कहीं 820 के ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग कर देता है और उसके ऊपर मेंटेन करता है, तो ये यहाँ से नियर अबाउट 990 980 तक का आपको मूवमेंट दिखा सकता है।
मेरी समझ से आप इसमें स्टिक अराउंड करें। अभी वैसे भी आप देखें कि ये जिस सेक्टर को बिलोंग करता है टेलीकॉम, उसमें बहुत हलचल अभी और मचनी बाकी है, क्योंकि आपने देखा होगा सर, आइडिया भी 5G में आने के बाद वापस स्पेस एक्स से बात कर रहा है, सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसका ये बेनिफिशियरी होगा। और कंपनी की पेडिग्री अच्छी है, स्टिक अराउंड करें, एक अपसाइड अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो आप तेजस को ही होल्ड करिए सर। अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में नया पैसा डालना भी चाह रहे हैं तो आप नया पैसा डाल सकते हैं, लेकिन तेजस में अभी भी बहुत पोटेंशियल है, हायर लेवल से बहुत टूटा है। और बढ़िया चीज़ क्या है कि ये कंपनी अच्छी है। आज एक खबर भी कहीं आया सुनी थी कि टाटा ग्रुप ने टेस्ला के साथ करार किया है। अगर ऐसा होता है तो शायद टाटा टेक इसीलिए ऊपर है, या तेजस भी इसीलिए ऊपर हो सकता है कि सब नेटवर्किंग से रिलेटेड ही कंपनियाँ हैं। तो आप इसलिए आपसे नज़र रखिए इनके ऊपर। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल आया हुआ है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के ऊपर। खरीदारी कर रखी है इन्होंने 1326 रुपए के दाम पे। कैसा लग रहा है अच्छे सर ये? सर देखिए, एक चीज है ओलेक्ट्रा के लिए या हम देखें जेबीएम के लिए, मैं समझता हूं कि आपका आने वाला समय, आने वाले कुछ क्वार्टर्स अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट की तरफ से इनको ढंग के ऑर्डर मिल सकते हैं, और आप अपनी पोजीशन इसमें बिल्कुल बरकरार रखें। अभी 1176 चल रहा है, थोड़ा सा मार्केट सपोर्टिव होगा और इनकी ऑर्डर बुक इंप्रूव होगी, आपको 1400 रुपए का लेवल दिखाने का दमखम ये काउंटर रखता है। तो 1400 तक का ये लेवल आता हुआ दिखाई पड़ सकता है सर। राहुल यादव साहब पूछ रहे हैं क्या टीसीएस ये लेवल पर बाय करने लायक सिचुएशन में आ गया है? रचित सर आप क्या देखते हो? देखिए सर, टीसीएस ना वैसे एक बहुत ही उम्दा काउंटर है, और थोड़ा सा अभी ये प्रॉब्लम में आया है। और सुमित सर, आपने भी वो न्यूज सुनी होगी कि यूएस की तरफ से कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, उसके चलते एक्सेंचर ने भी अपनी वो कर दी है, गाइडेंस कम कर दी है। यूएस का एक प्रॉब्लम है जिसके चलते ये बीटन डाउन हो रहा है, बट वैसे इनका अगर आप देखें बिजनेस पेडिग्री बहुत ही उम्दा है, और ये चुनिंदा उन काउंटर्स में से है जिनकी आप कभी भी पोजीशन बनाएंगे करेक्शन पे, आपको डेफिनेटली बेनिफिट देके जाएगी। मैं समझता हूं, हाँ, करंट लेवल्स पे आप पोजीशन बनाएं, कहीं ना कहीं ये 3680 के ऊपर आपको एक बार थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखाता हुआ दिख सकता है। उसके बाद आप देखें 3800 4000 का लेवल बहुत इजीली देखने को मिलेगा। अगर आप एक लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं, ये डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है, बिल्कुल आप अपनी पोजीशन बनाएं। बट इसमें एक चीज मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, पूरा पैसा यहां डिप्लॉय ना करें, क्योंकि जिस सेक्टर से है और मार्केट जिस लेवल पे है, अगर करेक्शन और होता है तो हमको थोड़ी सी बेटर बेट भी मिल सकती है, बट हाँ, करंट लेवल पे भी अपने पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं। अगर किसी को रचित सर लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेट करना है फॉर नेक्स्ट जनरेशन, फॉर फैमिलीज, फॉर रिटायरमेंट, उनके लिए क्या एडवाइस है इसमें? बिल्कुल सर, उनके लिए तो ये उम्दा काउंटर है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप एसआईपी कर दें इस पे, मतलब एक अपना महीने का एक बजट बांध लीजिए, या महीने की क्वांटिटी बांध लीजिए कि मेरे को 10 शेयर टीसीएस लेने हैं या 5 शेयर टीसीएस लेने हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाटएवर योर एसआईपी साइज इज। अगर आप वो करते हैं, आप ये मान के चलिए, चाहे आपका चाइल्ड एजुकेशन प्लान हो, रिटायरमेंट प्लान हो, सब सॉर्ट हो सकता है। बहुत ही उम्दा कंपनी है, बिल्कुल इसमें एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट करिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आराम से आप बने भी रह सकते हैं। एक सवाल आया है चंदन शर्मा साहब का जेएसडब्ल्यू होल्डिंग पर। इन्होंने इसमें खरीदारी कर रखी है, खरीदारी का भाव निकल गया मेरा, लेकिन खरीदारी कर रखी है, करना क्या चाहिए इसमें? सर बहुत ही बड़ा काउंटर इन्होंने ले रखा है, 23,000 रुपए का भाव है। और देखें तो इसमें आप सेक्टर पीई का कंपैरिजन कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि बहुत होल्डिंग कंपनी है। थोड़ा बहुत इनके रेवेन्यू में आपको डाउनफॉल देखने को मिला था, जिसके चलते थोड़ा बहुत नीचे भी आया था। बट सर इतना बड़ा काउंटर इन्होंने ले रखा है और बाइंग प्राइस इन्होंने नहीं बताई है, तो अगर बाइंग इनकी नीचे की है, जैसे मान लीजिए इन्होंने 10,000 या 11,000 के लेवल पे ले रखा है, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पे अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इन लेवल्स पे मैं ये नहीं कहूंगा कि और ऊपर नहीं जा सकती ये कंपनी, बट हाँ, लोअर लेवल्स पे अगर ले रखा है तो इन लेवल्स पे जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले, और इसका जो फंड है वो कहीं और डिप्लॉय कर दे। 50% यहाँ से अपना कैपिटल जो है वो फ्री कर दे, बाकी ये शेयर पड़े रहने दे और फंड कहीं और काम में देंगे। उमेश चंद्र पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से बातचीत करने के लिए।
पांडे जी नमस्कार। सर नमस्कार, सुमित सर नमस्कार। थैंक यू नमस्कार। वेरी मच, आपने हमारा काम किया। नमस्कार पांडे जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कॉल करने के लिए। कैसे हैं आप, कैसा है लखनऊ और क्या है सवाल आपका? बहुत बढ़िया है सर लखनऊ, मैं भी ठीक हूँ। गर्मी थोड़ा बढ़ रही है, बाकी हमारा जो पोर्टफोलियो थोड़ा थोड़ा ग्रीन में आने लगा है, लेकिन एक दो प्रॉब्लम है जिसमें एक ही आपके रेप ने बताया है, एक ही क्वेश्चन लेंगे। वैसे मेरा ट्रेंट और किर्लोस्कर न्यूमेटिक पे था। ओके किर्लोस्कर न्यूमेटिक मैंने 50 शेयर ले रखे हैं 1500 के भाव पे सर। ठीक है, और ट्रेंट? तो अभी क्या करूं इसमें सर, एवरेज करूं या? तो पांडे जी कितना समय आप दोगे आप इससे अदरवाइज? सर अभी नुकसान में तो निकालूंगा नहीं, फायदा होगा तभी निकालेंगे, या तो बिल्कुल नहीं आप देखिए लोग पांडे जी, बोल देंगे कि आप पांडे जी लोगों को वैसे फायदा इसमें होगा घबराने ही वाली चीज नहीं है। ये कंपनी और ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन बाजार में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी जिद मत करिएगा, क्योंकि बाजार और हमारी जिद में हमेशा जीतना बाजार को ही होता है। सो ठीक है, ये कंपनी लेकिन अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसमें रचित सर की राय अभी पूछता हूँ मैं उनसे, लेकिन अदरवाइज फंडामेंटल वाइज कंपनी कोई खराबी खास है नहीं। रचित सर, ये किर्लोस्कर न्यूमेटिक, आप इस ग्रुप को बखूबी जानते होंगे कि ऑटो एंथुजियास्ट और ये ऑटो के पुराने एंटरप्रेन्योर हैं और इन्होंने बहुत समय तक इस इंडस्ट्री को चलाया है। सो कैसे देख रहे हो आप किर्लोस्कर न्यूमेटिक को? सर सबसे पहले तो आपने जिस तरीके से लखनऊ के बारे में पूछा, मुझे ये चीज बिल्कुल याद आ गई कि सर आपका भी बचपन लखनऊ में ही बीता है। हाँ सर, और मेरा घर है लखनऊ में, आज भी मेरे पेरेंट्स लखनऊ में, पुराने लखनऊ का रहने वाला हूँ। और मतलब बहुत दिल से अजीज़ है वो शहर। ऐसा नहीं है कि वो शहर ख़राब है, मतलब आज भी वो शहर उतना ही अच्छा लगता है इतना बाकी शहर है, लेकिन हाँ लखनऊ इज़ लखनऊ। आप कभी उसे नहीं बदल सकते कि वो कैसा शहर था, और मतलब कोई अनमैच्ड क्वालिटीज़ है उस शहर में, तो क्या ही बोल सकते हो। घर है तो अपना बात ही अलग है फिर तो। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपको, मतलब आई एम सो सॉरी गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट अभी आई वाज डूइंग माय दिस राइड टू सिक्किम, और उसके दौरान जब मैं जयपुर से सिक्किम के रास्ते में था तो लखनऊ बीच में पड़ा था, एंड एट समवॉट 2:30 और 3 इन द नाइट आई वाज क्रॉसिंग लखनऊ। तो सर वो जिस तरीके से मेट्रो पूरा का पूरा सेटअप कर दिया गया है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब लखनऊ में जैसे ही हम एंटर करते हैं और रूबी दरवाजे के पहले जो मेट्रो का पूरा का लाइनअप है, वो देख के कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही थी कि क्या मैं लखनऊ में ट्रैवल कर रहा हूँ या दिल्ली में आ गया हूँ, क्योंकि दिल्ली में भी वो सिमिलर ही है पूरा का पूरा। आप देखें मेट्रो के स्टेशन ऊपर जिस तरीके से बने हुए, तो दे हैव मेड अमेजिंग दिस थिंग, बहुत डेवलपमेंट हो चुका है वहां पे। और फिर रूमी दरवाजे पे हमने सुबह 4 बजे जाके चाय पी थी, एक हॉल्ट लिया था, तो वहां पे वॉक करते लोग भी दिखे थे और लखनऊ भी पूरा फील किया था। तो दैट वाज अगेन एन अमेजिंग थिंग। अब सर दर्शक लखनऊ के बारे में इतना नहीं सुनना चाहेंगे, तो चलिए किर्लोस्कर के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं समझता हूँ, देखिए ये जो पर्टिकुलर काउंटर है इन्होंने हायर लेवल्स पे ले रखा है। इनको मैं 2 एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके से इनको ये अराउंड 1100 लेवल वापस से देखने को मिलता है, तो पहली बात तो एवरेज कर ले इसको। और अब अगर ये ब्रेकआउट देता है और 1230 के ऊपर ये क्लोजिंग भी आपको कंफर्टेबली दे लेता है, उसके बाद इसका आपको अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और 1550 रुपए तक के लेवल आपको बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊपर के लेवल पे ले रखा है। तो डेफिनेटली अगर इनको नीचे के लेवल पे मिले तो एवरेज करें, अदरवाइज करंट लेवल पे कुछ भी ना करें और अपनी पोजीशन मेंटेन करें, इनका भाव भी आएगा, इनको प्रॉफिट भी आएगा।